हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। एंड आज की इस वीडियो में हम केवाईसी एएमएल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे। सो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी अगर आप केवाईसी एएमएल सर्टिफिकेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। पिछले जो पार्ट्स की वीडियोस है मैं ऑलरेडी लिंक को यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, तो इस वीडियो के बाद आप उन वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं। फर्दर फुल वीडियो कोर्स एंड क्वेश्चंस पैक जो है वो केवाईसी एएमएल के लिए अवेलेबल है। वेबसाइट का लिंक यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर है, आप वेबसाइट को विजिट करते हो उसमें एनरोल कर सकते हैं। फर्दर सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल के लिए, एमएसएमई के लिए, जेआईबी, सीआईबी एंड बैंक प्रमोशन एग्जाम्स के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो जल्दी से यहां पर वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, इट सेज ए वेल एस्टैब्लिश्ड एंड वेल रिगार्डेड कस्टमर ऑफ योर बैंक रेफर्स अ न्यू कस्टमर टू यू। तो एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड एंड जो वेल रिगार्डेड कस्टमर है वो हमारे बैंक के लिए एक नए कस्टमर को रेफर करता है। द न्यू कस्टमर इज अ लीजिंग कंपनी। जो कस्टमर है नया, ये एक लीजिंग कंपनी है। दैट डज बिजनेस इन फिलीपींस, जो फिलीपीन में बिजनेस करती है। इट इज ऑल्सो लिस्टेड ऑन फिलीपीन स्टॉक एक्सचेंज, वो फिलीपीन स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टेड है। व्हाट लेवल ऑफ ड्यू डिलिजेंस वुड बी रिक्वायर्ड। तो इस केस में किस लेवल की जो ड्यू डिलिजेंस है वो रिक्वायर्ड है। तो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के लिए एंड एक्सेप्टेंस के लिए आपको ड्यू डिलिजेंस का जो प्रोसेस है उसको गो थ्रू करना पड़ता है। तो एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस आल्सो कि जहां पर हाई रिस्क कस्टमर है वहां पर आपको इनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है, अदरवाइज सिंपल ड्यू डिलिजेंस के थ्रू भी आप चला सकते हैं। तो यहां पर हम बात करें रिगार्डिंग कि एक कंपनी जो कि लीजिंग कंपनी है, फिलीपींस में काम करती है, फिलीपीन की स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, उसके केस में कौन से लेवल का ड्यू डिलिजेंस रिक्वायर्ड होगा। सो ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए सेज द सिचुएशन रिक्वायर्स अ नॉर्मल डिग्री ऑफ ड्यू डिलिजेंस, इट इज अ पब्लिक कंपनी and has been introduced by a trusted customer. Option B, it says the situation requires a very limited degree of due diligence because the new customer is a public company and has been introduced by a trusted customer. तो पब्लिक कंपनी कहां से पता लगा? क्योंकि ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। तो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है मींस कि लोग इसके शेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि ये पब्लिक कंपनी है तभी ये ट्रेड करने दे रही है शेयर्स को। ओके, third option, it says this situation requires a enhanced degree of due diligence. The customer is a non-bank financial company based overseas, जो overseas based एक company है। Further, option D, it says the level of due diligence says the customer is a financial institution. So option C जो है वो यहां पर बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि यहां पर आपको enhanced due diligence करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि कस्टमर एक नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी है जो यहां पर ओवरसीज बेस्ड है, बाहर की कंपनीज के ऊपर बेस्ड है। तो यहां पर इनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस जो होगा दैट इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉज आर इंक्लूडेड इन द लीगल फ्रेमवर्क फॉर एएमएल सीएफटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वन इट इज मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल एक्ट, द अदर वन इज बैंक सीक्रेसी एक्ट। तो कौन से कानून है जिनको लीगल फ्रेमवर्क के लिए यहां पर एएमएल सीएफटी के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यूज किया जाता है? सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल एक्ट 1986 एंड बैंक सीक्रेसी एक्ट 1970 दोनों का ही इस्तेमाल होता है फॉर कॉम्बैटिंग विद द एएमएल एंड सीएफटी को मेजर्स को लाने के लिए दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर हियर। Next it says branches may open accounts for those customers who are not able to provide the KYC documents provided the total credit submission in all the accounts taken together is not expected to exceed rupees how much in a year। तो एक साल में इस तरह के अकाउंट्स में जो क्रेडिट है वो कितने अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए जहां पर जो कस्टमर है वो डॉक्यूमेंट्स, अपनी KYC डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवा पा रहा है। तो इस पर्पज के लिए जो लिमिट फिक्स की गई है डेट इज रुपीज 1 लाख, यानी कि 1 लाख से ज्यादा पूरे साल में जो अमाउंट है वो आपका जमा नहीं होना चाहिए इन टोटल। फर्दर जो बैलेंस होगा अकाउंट में, बैलेंस इन अकाउंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये जो बैलेंस होगा डेट शुड नॉट बी एक्सीडिंग रुपीज 50,000। ठीक है, तो ये जो बैलेंस होगा अकाउंट्स में किसी भी समय पर 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, लेकिन जो टोटल अमाउंट हम जमा करवा सकते हैं एग्रीगेट, जैसे कि पैसा जमा करवा दिया निकलवा लिया, उस तरह से जो टोटल एग्रीगेट अमाउंट हम सम जो क्रेडिट कर सकते हैं अकाउंट में पूरे साल में दैट इज 1 लाख रुपीज। सो आंसर ए इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एएमएल सीडीएफ rules, the main reason behind conducting a CDD process is,
यानी कि कस्टमर ड्यू डिलीजेंस को कंडक्ट करने का मेन रीजन क्या है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ AML CTF? सो CDD जो है, यानी कि जो कस्टमर ड्यू डिलीजेंस है, CDD मींस कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। तो कस्टमर ड्यू डिलीजेंस जो है दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द KYC, दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द KYC। यानी कि जो कस्टमर की आइडेंटिटी है उसको इस्टेब्लिश करना है, उसकी कस्टमर की आइडेंटिटी को क्या किया जाता है, यहां पर इस्टेब्लिश किया जाता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसे कलेक्ट करना है, उसे पॉजिटिवली वेरीफाई करना है, एंड पॉजिटिवली जो आइडेंटिटी है कस्टमर की उसको इस्टेब्लिश किया जाना है। एंड फर्दर जो भी नेचर ऑफ एक्टिविटीज यहां पर कस्टमर के द्वारा की जा रही हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। एंड फर्दर वो अप टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द बैंक होनी चाहिए। तो ऑप्शन वाइज अगर देखें यहां पर तो क्या कहा गया है कि यहां पर ऑप्शन ए सेज टू नो द आइडेंटिटी एंड द पर्सनल बैकग्राउंड ऑफ द क्लाइंट, to know the nature and objectiveness of the client business. Third, it says to assess the business risk profile of the client. Fourth, it is to assess the possibility of linkage with money laundering and terrorist financing activities. So main motive जो CDD का है in context with the AML CTF, that is कि आपने पॉसिबिलिटी देखनी कि कहीं कस्टमर जो है उसकी कहीं लिंकेज तो नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज में या फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ये आप किस तरह से चेक करेंगे, जब आप आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करेंगे। तो इस आइडेंटिटी जो इस्टेब्लिश की गई है आप इसको फिर मैच कर सकते हैं विद द डेटाबेस। तो डेटाबेस में यहां पर मैचिंग की जा सकती है रिगार्डिंग जो भी सैंक्शन लिस्ट है या फिर जो RBI ने लिस्ट दी है या फिर कोई इंफोर्समेंट डिपार्टमेंट है जिसकी तरफ से कोई लिस्ट दी गई है, तो यहां पर इन सैंक्शन लिस्ट से मैचिंग हो सकती है। फर्दर एक्टिविटीज से आपको एक आइडिया रहेगा कि ये पर्सन किस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जब आप उन्हें पॉजिटिवली वेरीफाई करते हैं। सो CDD इज डन टू असेस द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द कस्टमर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज एज पर द सेंसिटिविटी ऑफ द इनहेरेंट रिस्क as enumerated in the risk management under the KYC policies. These are high risk, moderate risk and no risk, high risk, medium risk, low risk, high risk, moderate risk, low risk, extremely high risk, medium risk, low risk. So answer here is straightforwardly the option B, that is 3 categories minimally यहां पर होनी चाहिए। जो पॉलिसी है KYC पॉलिसी है बैंक उसके हिसाब से इन 3 कैटेगरीज के अलावा और कैटेगरीज को भी इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन कॉमनली ये 3 जो कैटेगरीज हैं डेट आर कैटेगराइज्ड विद द सेंसिटिविटी ऑफ द इनहेरेंट रिस्क, यानी कि जो इनहेरेंट रिस्क है कस्टमर की प्रोफाइल के साथ मैच करता है उसके बेस पर जो रिस्क प्रोफाइल है डेट आर हाई रिस्क, मीडियम रिस्क एंड लो रिस्क। सो ऑप्शन बी जो है डेट विल बी द आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज फुल KYC एक्सरसाइज विल बी रिक्वायर्ड टू बी डन एट विच periodicity फॉर हाई रिस्क कस्टमर and for which periodicity for the low risk customers। तो KYC एक्सरसाइज कितने समय बाद रिपीट करनी पड़ती है अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग द हाई रिस्क कस्टमर्स एंड जब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द लो रिस्क कस्टमर्स। तो जो periodicity रहती है रिगार्डिंग द KYC अपडेशन दैट इज 2 years एटलीस्ट, कम से कम 2 साल के बाद तो अपडेशन करनी ही करनी है जहां पर जो कस्टमर है डेट बिलोंग्स टू द हाई रिस्क प्रोफाइल। ठीक है, फर्दर जहां पर जो कस्टमर है डेट इज बिलोंगिंग टू मीडियम रिस्क, तो वहां पर ये periodicity रहती है 8 साल की फॉर द मीडियम रिस्क कस्टमर। एंड जब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द लो रिस्क कस्टमर तो वहां पर ये periodicity है फॉर 10 years। सो अकॉर्डिंगली जो आंसर रहेगा डेट इज ऑप्शन ए हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ट्रस्ट कैन बी act as a layering tool because they enable creation of false paper trails and transactions. Is it true or false? So it is true। यानी कि जो ट्रस्ट है वो एक लेयरिंग टूल की तरह एक्ट कर सकते हैं। लेयरिंग का मतलब क्या रहता है कि जहां पर जो ट्रांजैक्शंस है उनको बिखेरा जाता है। लाइकवाइज आपने एक बार सिस्टम में पैसा जो था उसे प्लेस कर दिया है, प्लेसमेंट ऑफ फंड्स जो है वो हो चुकी है एक बार सिस्टम में, एंड फर्दर इसको एक जगह से दूसरी जगह पर घुमाया जाता है। लाइकवाइज पहले ये किसी पर्सन के अकाउंट में डाला गया, उस पर्सन ने ये डोनेशन शो कर दी, डोनेशन शो करने के बाद वो पैसा जो किसी ट्रस्ट में लगाया गया। ठीक है, तो यहां पर ट्रस्ट क्या है, एक तरह से लेयरिंग का पार्ट बन सकता है। सो ट्रस्ट कैन एक्ट एज अ लेयरिंग टूल बिकॉज लेयरिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, लेयरिंग का ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन था
उसे छुपाना है, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन को छुपाना है, ताकि जो इन्वेस्टिगेटर है उसे यही लगे कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो टोटल लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन है। तो ट्रस्ट बेसिकली करता है क्या है, लोगों के बेस पर पैसा जो है इकट्ठा करता है, यानी कि लोगों के बेस पर जो ट्रस्ट है वो इस पैसे की, इस प्रॉपर्टी की, सिक्योरिटी की देखरेख करता है। ठीक है, तो ट्रस्ट का इस्तेमाल जो है डेट कैन बी एज अ लेयरिंग टूल, तो वो लेयरिंग टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सो दैट इज ट्रू, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ न्यू कस्टमर अप्रोचेज अ बैंक टू ओपन अ करंट अकाउंट। तो उसने करंट अकाउंट एक कस्टमर ने ओपन करवाना था, जिसके लिए उसने एक बैंक को अप्रोच किया। द कस्टमर प्रोवाइड्स एन एड्रेस फॉर द अकाउंट लोकेटेड अवे फ्रॉम द सिटी, यानी कि कस्टमर ने जो एड्रेस के लिए प्रूफ दिया, उसमें जो एड्रेस दिया गया था दैट वाज लोकेटेड अवे फ्रॉम द सिटी, जहां पर ब्रांच सिचुएटेड थी। यानी कि ब्रांच जो थी, अगर वो ए लोकेशन पर थी ब्रांच, तो यहां पर कस्टमर का जो एड्रेस था दैट वाज वेरी अवे, फॉर अवे फ्रॉम द ब्रांच। ओके, सेकंड इट इज सेड द बैंक रिप्रेजेंटेटिव when asked the customers that if the customer requires any additional banking services, कि क्या जो कस्टमर है उसे कोई एडिशनल बैंकिंग सर्विस चाहिए, तो इस पर कस्टमर ने रिस्पॉन्ड किया कि वो एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी ओपन करना चाहता है, यानी कि वो पीएमएस अकाउंट एक ओपन करना चाहता है। द बैंक रिप्रेजेंटेटिव रेफर्स द कस्टमर टू देयर पीएमएस डिपार्टमेंट, तो पीएमएस डिपार्टमेंट को रेफर कर दिया कस्टमर को। पीएमएफ क्या रहता है, दिस इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। ठीक है, तो पीएमएस अकाउंट वो कहता है कि वो इंटरेस्टेड है उसमें, एंड उसको वहां पर पीएमएस डिपार्टमेंट में रेफर कर दिया गया। द कस्टमर टेल्स द रिप्रेजेंटेटिव दैट ही हैज नेवर हैड अ पीएमएस अकाउंट बिफोर, कि उसने पहले कोई भी पीएमएस अकाउंट को ओपन नहीं करवाया है। एंड उसके कुछ एक क्वेश्चंस है रिगार्डिंग कि किस तरह से जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो काम करता है। तो कस्टमर ने पूछा दैट हाउ डिपॉजिट्स कैन बी मेड इनटू द अकाउंट, कि किस तरह से जो डिपॉजिट है वो अकाउंट में किए जाते हैं। इफ देयर आर एनी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, तो यहां पर उसने किस चीज के बारे में पूछा, उसने रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी पूछा, रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद एंड हाउ टू गो अबाउट मूविंग बैलेंसेस आउट ऑफ द अकाउंट यूजिंग वायर ट्रांसफर्स, एंड ये जो बैलेंस होगा आपका पीएमएस अकाउंट में, उसे किस तरह से बाहर निकाला जा सकता है यूजिंग वायर ट्रांसफर्स, वायर ट्रांसफर के थ्रू उसे किस तरह से रेमिट किया जा सकता है उसके बारे में पूछा। नो क्वेश्चंस आर आस्क्ड अबाउट फीस एसोसिएटेड विद दीज ट्रांजैक्शंस, उसने इस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं ली कि इन ट्रांजैक्शंस के साथ फीस कितनी एसोसिएटेड है। तो विच 3 आइटम्स वुड बी कंसीडर्ड एज सस्पिशियस, तो कौन सी 3 आइटम्स को आप सस्पिशियस मानेंगे। तो यहां पर स्टेटमेंट 8 सेज द कस्टमर आस्क्स many questions about the PMS account but none of them are related to investing, तो कस्टमर ने बहुत से क्वेश्चन पूछे पीएमएस अकाउंट के बारे में, लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। बी स्टेटमेंट से सेज द कस्टमर इज ओपनिंग अ करंट अकाउंट एट द सेम टाइम ही वांट्स टू ओपन अ पीएमएस अकाउंट, कि वो करंट अकाउंट खुलवाने के लिए आया है, साथ ही साथ वो पीएमएस अकाउंट भी ओपन करवाना चाहता है। ऑप्शन सी सेज द एड्रेस ऑफ द अकाउंट होल्डर एंड द ब्रांच वेयर द कस्टमर केम टू ओपन द अकाउंट आर नॉट क्लोज टू ईच अदर, कि जो ब्रांच है एंड जो कस्टमर का एड्रेस है वो एक दूसरे के नजदीक नहीं है। ऑप्शन डी दैट इज द स्टेटमेंट डी, इट सेज दैट द कस्टमर अपीयर्स अनकंसर्न्ड अबाउट द फीस, कि जो कस्टमर है वो फीस के साथ कंसर्न्ड ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो स्टेटमेंट्स सस्पिशियस हैं, तो पहली चीज तो यह है कि जो स्टेटमेंट ए है दैट इज सस्पिशियस, यानी कि कस्टमर ने यहां पर क्वेश्चन तो पूछे पीएमएस अकाउंट के बारे में, लेकिन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। बी जो स्टेटमेंट है दैट इज नॉट अ कंसर्न, क्योंकि ये जनरल भी हो सकता है कि कोई पर्सन अगर करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए आया तो वो पीएमएस अकाउंट ओपन करवा सकता है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ सस्पिशन। सी ऑप्शन को देखते हैं, तो एड्रेस जो था वो काफी दूर था, सो दैट इज अ पॉइंट ऑफ सस्पिशन कि पर्सन इतनी दूर क्यों आया। इन बिटवीन मे भी हो सकता है कितने ही और बैंक पड़ते हो, या फिर हो सकता है कि ब्रांच अगर XYZ बैंक में अकाउंट ओपन करवाया उसने, तो हो सकता है कि XYZ ब्रांच ही कोई और उसके घर के पास पड़ती हो, उसके रेजिडेंस के पास पड़ती हो। ठीक है, सो दैट इज अ पॉइंट ऑफ सस्पिशन। स्टेटमेंट 8 सेज दैट द कस्टमर अपीयर्स अनकंसर्न्ड अबाउट द फीस, कि उसको फीस के रिगार्डिंग कोई चिंता ही नहीं थी, बल्कि उसने उल्टा किसके बारे में पूछा, वायर ट्रांसफर के बारे में पूछा। ठीक है, सो दैट वाज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। सो ए सी डी तीनों यहां पर जो स्टेटमेंट्स हैं दैट वर पॉइंट ऑफ कंसर्न। तो अकॉर्डिंगली जो हमारा आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी हियर, दैट विल बी ऑप्शन सी हियर।
Next question says, whoever commits the offense of money laundering where the proceeds of the crime related to offenses specified under narcotic drugs and psychotropic substances act shall be punishable with imprisonment of how many years? तो कितने साल की सजा हो सकती है कि जहां पर जो ऑफेंस है वो मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड किया जाता है, जहां पर जो क्राइम प्रोसीड्स हैं वो रिलेटेड हैं विद द ऑफेंसेस जिनको स्पेसिफाई किया गया है अंडर द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। सो अदरवाइज जो पीएमएलए के अंडर जो रहती है सजा रहती है फॉर द इम्प्रिजनमेंट दैट रेंजेस फ्रॉम 3 to 7 years, वो 3 से 7 साल की रहती है इन पीएमएलए 2002। ठीक है, लेकिन जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस किया गया है एंड जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स हैं वो रिलेटेड है उन ऑफेंसेस के जिनको यहां पर कवर किया गया है अंडर द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, तो दैट शैल बी पनिशेबल फॉर 3 to 10 years। 3 से 10 साल तक की रिगरस जो पनिशमेंट है, इंप्रिजनमेंट है, यहां पर हो सकती है उस केस में। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज, आइडेंटिफाई द मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम दैट डज नॉट इन्वॉल्व बैंक। कौन सी ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग की स्कीम है जहां पर जो बैंक्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं है? स्मर्फिंग, तो स्मर्फिंग के केस में तो बैंक्स इन्वॉल्व रहते ही हैं। ठीक है, यानी कि जो बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन है, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करके उनको प्लेस किया जाता है। ठीक है, सो सेकंड इट इज हवाला ट्रांजेक्शन। तो हवाला ट्रांजेक्शन जो है वो बहुत ही इनफॉर्मल चैनल है जो नेटवर्किंग के बेस पर चलता है, जिसमें बैंक्स बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। टेलीग्राफिक ट्रांसफर में भी बैंक्स इन्वॉल्व है, फर्दर परचेजिंग ऑफ ट्रैवल चेक के केस में भी बैंक्स जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। सो फ्रेंड्स, दैट वाज द एंड ऑफ द सेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। एंड फुल वीडियो कोर्स फॉर JIIB, CIIB, बैंक प्रमोशन एग्जाम्स, KYC, AML, CCP, दीज आर अवेलेबल। तो आपको जस्ट हमारी वेबसाइट को विजिट करना है, दैट इज https://iibf.info। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप एनरोल कर सकते हैं कोर्सेज में। एंड अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है 8360944207 पर अपना नेम लिखकर एंड जिस कोर्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। लाइकवाइज अगर आप AML KYC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो AML KYC लिखकर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। वी विल बी एडिंग टू द एप्रोप्रिएट ग्रुप। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।